रवीश, अदर देन ऑफ कोर्स जो हम बात कर रहे हैं मीडिया सेंसरशिप, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, एक्टिव कंट्रोल ओवर मीडिया, डेटा प्राइवेसी इश्यूज, एक मुद्दा ये भी है लाइवलीहुड का. There are so many young people across the country in different languages who've been able to use the internet, who've been able to have the internet as a very substantial source of livelihood. आप ये बड़ा सवाल तो है ही, क्योंकि हम ही लोग नहीं हैं. जिले जिले में हजारों लोग और खासकर गृहिणियां ज्यादा हैं जो अपने काम के वक्त के अलावा बहुत तरह से YouTube के कारण रचनात्मक हो रही हैं, क्रिएटिव हो रही हैं और वो पैसा भी कमा रही हैं. और उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए लोगों को मौका भी मिल रहा है. तो एक देश में YouTube प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टा प्लेटफॉर्म के चलते एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट भी बना हुआ है. अगर इस तरह का बिल आया तो अभी तक ये समझा जा रहा था कि हम 4-5 लोग निशाने पर हैं. वो तो हैं, पर अपार की बात सुनकर ये भी लगता है कि हर वो यूट्यूबर, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, या लद्दाख में हो, या कन्याकुमारी में हो, या गुवाहाटी में हो, या अगरतला में हो, वो सब जिनकी संख्या लाखों में है, वो सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे. और सभी के लिए ये संभव नहीं होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर आप रखें और कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी बनाएं और वो आपके कंटेंट को पहले अप्रूव करे और फिर आप जाकर उसे अपलोड करें या टेक्स्ट को पब्लिश करें. ये संभव नहीं हो पाएगा. तो जाहिर है कि सरकार बनाएगी एक सारे लोगों को डरा कर रखने के लिए, या फिर उसके साथ साथ कुछ लोग लगातार निशाने पर रहेंगे, उनके चैनल को बंद किया जाएगा. इससे एक और असुरक्षा सरकार की तरफ से बढ़ती चली जाएगी कि क्या हमारा चैनल आज बंद होने वाला है, क्या आपका चैनल कल बंद हो जाएगा, आप ये मत बोलो वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा. इस तरह का माहौल किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं, और ये खुद सरकार के लिए अच्छा नहीं. जैसे इस बार बजट पेश हुआ तो न्यूज चैनलों ने नहीं कहा कि LTCG टैक्स से कितना नुकसान होने वाला है, कोई फायदा नहीं है. कुछ लोगों ने कहा होगा, मगर बात उतनी प्रमुखता से नहीं है. मगर इसी बात को लोगों ने ट्विटर पर लिखा, लगातार लिखा, और विपक्ष ने भी कहा. तो सरकार को भी एक ऑनेस्ट फीडबैक मिला. अगर आप डर का माहौल बनाते चले जाएंगे तो छोटी छोटी बातों से आप कहने से डरेंगे और सरकार को फीडबैक नहीं मिलेगा. अगर सरकार का कोई भी आदमी या रूलिंग पार्टी का कोई भी आदमी कैरवन का अयोध्या पर रिपोर्ट पढ़ लेता तो कुछ सतर्क हो सकता था. इतनी धांधली हो रही है, सागर की रिपोर्ट है, कुछ ठीक कर लेते हैं तो शायद वहां पर आप अपनी हार को बचा भी सकते थे. तो ये कौन कर रहा था? ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर रहे थे. तो ये वो लोग कर रहे थे जो लेगेसी मीडिया में हैं, उस तरह से कर रहे हैं. मगर वो अब सब साइडलाइन, हाशिए पर हैं, जो अपने बहुत लिमिटेड रिसोर्स से मैगजीन चला रहे हैं, अब यूट्यूब भी चला रहे हैं. तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि उसका भी नुकसान उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा अगर आवाजें बंद हो. दूसरी तरफ हर कंटेंट क्रिएटर को, अपार की बात सुनने से लगा, चाहे वो फैशन डिजाइनर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो कुकिंग करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, अपना मॉर्निंग वॉक पे अगर वीडियो बनाता है, वो सब इस निगरानी के दायरे में आ जाए. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि अभी तक जो हम यूट्यूबर, जो न्यूज करंट अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच इसकी चर्चा हो रही है. पर अब मुझे लगता है कि हर वो यूट्यूबर जिसने अपना एक चैनल बनाया है, चाहे वो कोई माँ बाप भी हो सकता है जिसने अपने बच्चे के नाम से चैनल बनाया है, वो भी उस दायरे में आ सकता है. अगर एक माँ बाप को अपने बच्चे के चैनल के बारे में रजिस्टर कराना पड़ जाए तो बहुत तरह के उसकी चिंताएं बढ़ती चली जाएंगी और वो हिम्मत नहीं कर पाएगा. तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बोलने का, क्रिएटिव होने का, वो खतरनाक होता चला जाएगा. और जिस तरह से आप ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की बात कर रहे हैं या फिर कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी की बात कर रहे हैं, सरकार को इन सब चीजों पे जवाब देना चाहिए. अखबार में छप चुका है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, कई लोगों ने प्रोग्राम किया है, तो अब तक बता देना चाहिए कि क्या ऐसी बात है. सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस किस स्टेक होल्डर को शेयर किया है.
वो जिससे भी शेयर करें उनका नाम भी पब्लिक होना चाहिए। कोई बिल का ड्राफ्ट प्राइवेटली क्यों शेयर हो रहा है किसी से, वो बताएं, चैनल का नाम लेकर बताएं, अखबार का नाम लेकर बताएं। अगर डीजीपब को दे रहे हैं, जिससे दिया नहीं है, डीजीपब ने मांगा है, मेल लिखा है कि आप हमें जवाब दीजिए, हमें ड्राफ्ट दिखाइए, हमें चर्चा में शामिल, तो हमें आप चर्चा में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं? या हमारी आशंकाएं हम लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाहिर कर रहे हैं, उनका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्या करने वाले, हमें ये तो पता चले, वरना हम यही समझते रहेंगे कि ये सारे प्रावधान जिन्हें कुछ लोगों ने देखा है, जिनका सरकार ने अभी खंडन नहीं किया है, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हर सरकार को दो काम करना पड़ेगा। हर जिले में यूट्यूबर के लिए जेल बनाना पड़ेगा, एक जेल बनेगी, और हर यूट्यूबर को अपने घर में एक थाना बनाना पड़ेगा। ये अजीब स्थिति हो जाएगी कि हमारे घर में 5 लोग बैठे रहेंगे हमारे वीडियो को अप्रूवल करने के लिए। हमने अपना वीडियो बना लिया, एक चला गया सब्जी लाने के लिए, या उसके घर में कुछ हो गया और वो कहा कि हम आज अप्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा वीडियो अपलोड नहीं होगा। ये सरकार कैसे इंश्योर करेगी? तो सरकार को ये बिजनेस करना भी है क्या? मतलब वो ऐसा कानून लेकर आ रही है, तो इसका जाहिर है कि इसके कुछ पहलुओं को देखकर वो डरावना भी है, वो हास्यास्पद भी है। लेकिन ये पता चल रहा है कि सरकार संवाद का रास्ता इस बिल के बनाने के प्रोसेस में नहीं अपना रही, व्यापक रास्ता नहीं अपना रही है। इसमें अलग हमें ही शामिल मत कीजिए। आप कोई कुकरी शो का बहुत बड़ा है, आप उसे भी शामिल कर लीजिए, वरना ये कानून एक बार बनकर आएगा तो ये सबके लिए खतरनाक होता चला जाएगा। और ऐसे कानून दुनिया का इतिहास रहा है, जब भी आए हैं जिसमें आपके अधिकारों की कटौती की गई है, किसी भी तरह की सरकार के दौर में, वो कभी खत्म नहीं हुए। कानून का अध्ययन करने वाले, कानून के इतिहास का अध्ययन करने वाले आपको बता देंगे वो किसी ना किसी मात्रा में रह जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी नहीं। तो इसलिए इस दो तरह से डीजीपब ने जो संवाद का तरीका अपनाया है, बहुत लोकतांत्रिक तरीका है। हमारी संस्था आपसे बात करना चाहती है, हम सरकार से अपील करते हैं, आप वो ड्राफ्ट हमें भी दिखाइए और पब्लिक को भी दिखाइए, और जिसको भी आप उसकी कॉपी दे रहे हैं अलग से, उसका नाम हमें बताइए। और जो लाखों यूट्यूबर हैं उन सबको अपनी अपने पॉलिटिकल बायसेस को छोड़ के या जो भी कर रहे हो, इस बिल की तरफ उनका ध्यान आना चाहिए, वरना ये एक वैकल्पिक रोजगार का साधन बना था। हम जैसे लोग, जिसे अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जॉब नहीं दे सकता है, और हमारे साथ 7-8 लोग भारत की बेरोजगारी जो सरकार नहीं दूर कर पा रही है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम लोग दूर कर रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा, वो काम हम कर दे रहे हैं अपने छोटे से लेवल पे। अगर आप हमें बंद करने का रास्ता खोज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंत में आप अपने ही बंद हो जाने का रास्ता बनाते चले जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। इसमें विपक्षी दलों को भी आना चाहिए, उन्हें भी गंभीरता से लेना चाहिए, उन्हें भी सरकार से, मंत्रालय से कमेटी बनाकर, शैडो कैबिनेट बनाकर संवाद करने की अपील करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। वरना अगर ये कानून किसी भी रूप में पास होता है, जैसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और सरकार कोई जवाब नहीं देती है, तो ये आशंकाएं भी बनी रहेंगी। भले वो सरकार इस सत्र में ड्राफ्ट पेश ना करे संसद में, या शीतकालीन सत्र में ना करे, मगर उसके बाद भी करे, लेकिन इतने दिनों तक इस तरह की आशंकाओं में रहना, ये अपने आप में यातना है। बहुत सारे लोग अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है, ये सारी संभावनाएं खत्म होती जा रही। आखिरी बात ये कहना है कि ये जो लेगेसी मीडिया है, जो पहले से चला रहा, वो क्यों शांत है? क्या वो अपनी आजादी, क्या वो इन बातों के लिए आशंकित नहीं है? क्या वो हमारे लिए चिंतित नहीं है कि अगर वो इस दायरे में, इस खित्ते में अगर आवाज दबा दी जाएगी, तो एवोल्यूशन कमेटी थाना खोल देंगे हर घर में, हम कहाँ बिठाएंगे? अपने बैठने के लिए तो जगह नहीं है, उन 5 लोगों को कहाँ बिठाएंगे हम, बताइए? और वो अलग अलग शहर ऑनलाइन में रहेंगे, तो कोई कहेगा आंधी में मेरा पोल गिर गया है, अभी तार नहीं है, तो आपका वीडियो 4 दिन बाद होगा। वो बीमार पड़ जाएंगे, 5 दिन बाद होगा। फिर वो कहेंगे आप मत आलोचना कीजिए, आप पर FIR होगी, हम भी जेल चले जाएंगे, छापे हमारे घर भी पड़ेंगे। तो इस तरह से ओपन एंडेड नहीं रखना चाहिए। सरकार को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। रवीश, that brings us to a very basic question. एक डेमोक्रेसी में सरकार का मीडिया पे
किस हद तक रेगुलेशन होना चाहिए? मतलब रेगुलेशन पर से इन अ डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट मीडिया पे, और ये सवाल मेरा आप सबसे है कि रेगुलेशन क्या सेल्फ रेगुलेशन काफी नहीं है एक डेमोक्रेसी में? जो न्यूज चैनल हैं उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था तो है, पर आप उनकी भाषा देख लीजिए, उनका कंटेंट देख लीजिए। खुद सरकार को ही लिखना पड़ा था कि रूस के खिलाफ वो न्यूक्लियर बटन दबाने वाला एक चैनल बना देता था कि आज वो दबा देगा न्यूक्लियर बटन, तो सरकार को ही नोटिस देना पड़ा था। लेकिन फिर भी उस एनबीएसए से एक प्रक्रिया होती है कि उनको दंडित किया जाता है, वो सेल्फ हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूज चैनल नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो ब्रॉडकास्टर आप हमें कहना चाहते हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, आप फिर तो अंत में तो आप अपने न्यूज चैनल से हमें ट्रेटर ही कहने वाले हैं। जो आप कुछ भी आप ऑफिशियल नाम बना लें, आप ट्रेटर ही कहने वाले। बात यह है कि आप हमारे चीजों से आप दूर रहिए, आप हमें रेगुलेट करने का कोशिश मत कीजिए। हमें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और इस वक्त हम जानते हैं कि बहुत सारे कानून हैं। अगर हम उन दायरों को तोड़ेंगे तो उसकी सजा हमारे लिए भी उपलब्ध है। तो हम वैसे भी अपने कहने में सतर्क रहते हैं, लेकिन हमारी आलोचना को, हमारी क्रिएटिविटी को, हमारे सटायर को अगर आप कंट्रोल करेंगे कि ये सरकार के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ क्यों नहीं है, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। इसमें सरकार को अपना दूसरा काम करना चाहिए। इतने बड़े इकोसिस्टम में, यूट्यूब में लाखों लोग इस वक्त अपना चैनल बना रहे हैं, अपने भविष्य का रास्ता देख रहे हैं। उनके भीतर अगर आप असुरक्षा पैदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आप देश की चिंता को लेकर या सीमाओं की सुरक्षा को लेकर गाजियाबाद में बैठे हुए एक यूट्यूबर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं। आपकी चिंता कुछ और है। आपने गोदी मीडिया के जरिए कंट्रोल करके देख लिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब आप चाहते हैं कि दर्शकों ने एक नया मीडियम खोजा देखने के लिए, वो देखना चाहता है भारत का दर्शक, तो वो आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आप कंट्रोल मत कीजिए, बल्कि गोदी मीडिया से भी कहिए कि तुम भाई 80 इंटरव्यू दिया है आपको, आप आते इंटरव्यू करने के लिए ढंग से सवाल तो पूछ लीजिए, ताकि हमारी भी इज्जत रहे और आपकी भी इज्जत रहे। उन्होंने तो कोई सवाल किया नहीं 80 इंटरव्यू में। तो कंपटीशन हो। गोदी मीडिया को किसने रोका है कि आप अपनी विश्वसनीयता हासिल करने के लिए अच्छे कंटेंट बनाइए? आप हमसे भी, आपके पास तो हजारों टैलेंटेड लोग हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, आप हमसे बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो कंटेंट का कंपटीशन हो, ऐसा माहौल बनाना चाहिए सरकार अच्छा को। सवाल है, किसने रोका है? अच्छा सवाल, वो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सरकार को कम से कम इसमें जनता का बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है, क्रिएटर का ही नहीं। हमने अभी उस पहलू पे बात नहीं की है। विपक्ष की आवाज खत्म हो जाएगी, और दूसरा पहलू जो भी है, दूसरा स्टाइल जो भी है, वो देखने का उसका अधिकार छिन जाएगा। तो एक तरह से आप जनता से ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को बंद कर देंगे, लेकिन हम गोदी मीडिया का कंटेंट और खराब होने देंगे, और आपको यही देखना पड़ेगा। तो अंत में जो मुझे समझ में आता है कि ये बात 100 या 10 नाम, अजीत अंजुम, अभिसार या आकाश या इन नामों को बंद करने, ध्रुव राठी, इन नामों को बंद करने की बात नहीं। मुझे लगता है कि वो लाखों दर्शक, करोड़ों दर्शक जो हैं, जिन्होंने गोदी मीडिया को नकार दिया है, ये उनको सजा दी जा रही है, और उनको एक तरह से ये इंफॉर्मेशन का, एक तरह से जो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है, उसका स्लेव बनाया जा रहा है। तो जो भी ऑन टेबल दिख रहा है इस वक्त, वो बहुत ही डरावना और हंसने वाली बात है कि सरकार ऐसा क्यों सोच रही है। और वो भी 10 साल के बाद, जब सरकार ने इतना सब कुछ देख लिया है, तो उसको ये सब नहीं सोचना चाहिए। अपनी उदारता को थोड़ा मौका देना चाहिए कि क्या वो अब उदार होकर भी देख सकती है, क्योंकि उस गोदी मीडिया के चलते ही सरकार का ज्यादा नुकसान, जो भी नुकसान हुआ उस गोदी मीडिया के चलते, क्योंकि कुछ भी चलता है जनता को विश्वास नहीं होता। तो इसका हम क्या करें? इसका बदला आप हमसे मत लीजिए कि आप हमारा गला दबा दीजिए, आप हमारा मुंह, हमारी जबान बंद कर दीजिए, ये मत कीजिए। उनको जरा कहिए कि भाई आप पत्रकारिता कर लीजिए, ये मत कीजिए। जैसा कल एक चैनल के एंकर को उसी चैनल के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि हम अपने एंकर से सहमत नहीं है, तो ये प्रक्रिया थोड़ी और व्यापक होनी चाहिए कि एंकर भी कहे कि हम अपने चैनल के गाइडलाइन से सहमत नहीं है, हम अजीत अंजुम के प्रोग्राम से सहमत है। तो फिर बात थोड़ा डेमोक्रेटाइज होती है, फिर पत्रकारिता भी बेहतर होती है। नहीं भी अगर पत्रकारिता बेहतर नहीं होगी, वो समाज कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा अंधेरे में रहेंगे। इसी विश्वसनीयता के कारण तो विनेश फोगाट के मामले में इतने सारे डाउट्स हो रहे हैं।
आप बहुत सारे ओलंपिक्स के नियम समझा दीजिए, सब कुछ समझा दीजिए, पब्लिक समझ भी जा रही है कि हाँ वहां नियम सबके लिए बराबर होता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ऐसा ये इन्हीं लोगों के कारण है, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी, जो हमारी महिला पहलवान है, उन पे जिन पे आरोप लगाए, कभी उनसे ठीक से सवाल नहीं पूछा। अगर पूछा होता तो दर्शक के मन में एक भरोसा बनता कि ठीक है, ये मीडिया है, ये पूछ रहा है। अगर वो भी ना हो, ये भी ना हो, तो उसके जीवन में ज्यादा अंधेरा पड़ जाएगा। और वो लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने मुश्किल से इस गोदी मीडिया के जाल से अपने आप को मुक्त किया है, सरकार उन्हें मछली समझ रही है कि हम लोगों की जुबान बंद करके, उन पे जाल फेंक के, उनको पकड़ के वापस गोदी मीडिया के टेबल पे पहुंचा देंगे और उन्हें मजबूरी में देखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जिन दर्शकों ने बहुत मेहनत से गोदी मीडिया को छोड़ा है, अब वो अपनी अपनी इस तरह की गुलामी को पसंद करेंगे। वो भी अब सरकार से कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और आपको इन 4-5 लोगों से ऐसी क्या दिक्कत है। पर ये तो मामला आप लोग जैसे बता रहे हैं, ये तो कोई भी, अब तो मान लीजिए अगर हम करंट अफेयर्स ना करें, कुकिंग शो करें, वो भी आप उसमें आप हमें जीने नहीं देंगे। तो क्या आपका ये लक्ष्य है कि आप हमें भूखे मरते देखना चाहते हैं? इससे आपको खुशी मिलने वाली है तो आप और 100 बिल ले आइए, आप कुछ भी कर सकते हैं, करते रहिए। फिर जैसे वो बता रहे हैं, डेमोक्रेसी में अगर सिटीजन्स के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर how do they, what is the basis on which they make their choices? Just coming back to regulation per se, there's defamation, lots of us have slap cases against us. What's your view on the way forward? If we were to get into a conversation with the ministry, what is the conversation? So given the experience of last 75-80 years, and given the inherent subjectivity that the Constitution itself has on freedom of speech, on the kind of restrictions the government can place on freedom of speech, 19.2, I'm again reiterating, given that subjectivity, there cannot be any regulation from government per se. I mean, there is enough that the criminal laws already have. The new criminal laws have further added layers which are far more alarming, far more dangerous. That any kind of regulatory mechanism where the government is the sole authority or the final authority is antithetical to democratic norms, to constitutional democracy that we believe in, or that we at least proclaim, the government proclaims that we believe in. Both the broadcast bill, the IT rules have a mechanism where the final arbiter is the government. So that mechanism cannot be accepted. Whatever regulatory framework, good or bad, has to be there, has to be self-regulatory. Government can be a part of it for sure. Government agencies can be a part of it, but they cannot have the final say and they cannot have the majority opinion. It has to be a civil society, civic society, media, fraternity, representative framework. There is already a Press Council of India, by the way, which is a body that actually is under the parliament. And there also we know, it is not free from the influence of the government. So even a body which is a constitutionally free body, there also the government is able to actually exert certain influence. We know that. Without going into the details, we know that. So the simple answer is that yes, there is no space for any kind of regulatory framework. We have to take the risk of media entities having the liberty to say whatever they want to say, however distasteful it may end up being. The government to be the final arbiter cannot be. It is a slippery slope. We have gone on the slope multiple times. We have seen it will lead us to a position where maybe a certain regulator, certain law is introduced by a certain government, which we feel may be more empathetic to freedom of speech, and yet they are putting those laws because they actually want to control distasteful speech. And let's say Karnataka government was putting up a fact-checking unit, and they might say that, this is actually meant to control a certain, fake news. In spirit also. But the Karnataka government will not be run by one government. Tomorrow somebody else will come. The same mechanism will be used by another government for a far more nefarious use. In fact, I would, again, take a larger picture. Whatever legal system today that we have, which is the current government has utilized, has built on, has strengthened, is a legacy of last 80 years. So we cannot say that this is where we are is not an outcome of last 10 years. It is an outcome of last 80 years. Many of the rules, in fact, even in the PRB Act, a lot of rules were introduced in the post-independent India. The original act did not have, the British colonial law did not have those rules. Those rules were introduced by Congress government.
So it's simplistic to say that everything wrong with media, with laws, is an outcome of last 10 years. It is a continuous progression. The framework was there. Those frameworks were well entrenched in both the bureaucracy that makes those laws as well as judiciary that interprets those laws. Therefore, it's such a deeply entrenched system where restriction on freedom of speech is seen as a part and parcel. Those restrictions cannot be there, certainly not in a regulatory framework where the government is the sole, is the final arbiter. Avar, what if people choose not to comply? For instance, in the IT guidelines, several of us, the Wire, Danya, me, we went to court against it. The state, so we said we will not comply. We have not shared the details, as say the Quint has not. But we have a stay by a court. So we are able to do that. Now, what if all of us here, what if the bill is rolled out and what if all of us collectively decide that we shall not comply because compliance is going down the rabbit hole, then it's going to get worse and worse. What are the implications of that? What is the recourse that we will have? What are the worst possible criminal charges or punitive action that can be taken? What are the consequences? So I think firstly on the IT rules by itself, one has to remember that the IT rules were brought out in 2021 and an entire chapter required compliance in a similar form of a grievance officer, membership to a self-regulatory organization. And this was challenged by... And this was challenged in various high courts. Now, I'd just like to read out very quickly what the High Court of Bombay actually stated when it stayed these rules. Okay? Just give me a second, please. And I'll also refer to the petition. So the Madras High Court, not one High Court, but the Madras High Court and the Bombay High Court have stayed the enforcement of Rules 9.1 and 9.3 of the IT Rules 2021. And this is not the only stay on the IT rules, but this is a stay on Rules 9.1 and 9.3, which require that kind of registration and compliance as is now being proposed under the Broadcasting Services Regulation Bill. So the Bombay High Court stays them and says this: it is healthy to invite criticism of all those who are in public service for the nation to have structured growth, but with the 2021 rules in place, one would have to think twice before criticizing any such personality. Even if the writer, editor, publisher may have good reasons to do so without resorting to defamation and without inviting action under any provision of law. People would be starved of the liberty of thought and feel suffocated to exercise their freedom of speech and expression if they are made to live in the present times of content regulation on the internet with the code of ethics hanging over their head like the sword of Damocles. Okay? Now, what does the proposed Broadcasting Services Regulation Bill 2024 do? It not only brings in the compliances in a different form, it also says in one of the clauses that the IT rules, let's presume the IT rules were made under this law. Because one of the arguments in court in the petitions is that the IT rules don't have a statutory basis, which means that an executive authority can only make rules if Parliament has allowed the executive authority to make it under the law passed in Parliament. The IT Act does not allow the IT rules to be made, especially Rule 9.1 and 9.3. So what is the government proposing to do now? Is it heeding the advice or even just legally contesting this matter in the High Court? No, it is stating under the Broadcasting Services Regulation Bill, I think in the last clause, clause 50, subclause 4,
let us presume that the IT rules have been issued under this law, not the IT Act. So what it's trying to do is safeguard itself and overcome the existing challenges. Now, Ritu, I'll come to your question. What will the government do? What I stated earlier was that one has to remember the ambit and scope of application of this bill is virtually unlimited. It applies to all content creators and digital news broadcasters as may be defined as per thresholds set by the central government, and even that can be circumvented. It may put it for content, number of views, number of subscribers in this period or that period, to target 1 or 2 people or the top 10 people. We know this intent is coming through very clearly, not only on the basis of podcast interviews or supporters of this government who have stated that YouTube is dominated by a political ideology which seeks accountability from this government, but even in the news report as reported by the Indian Express, where an official from the ministry does not come on to record but says the growth of independent YouTubers is a concern to us and how they were reporting through the election. This is the intent. So, why is this important? When the law says you can regulate everyone and everyone has to register and you choose how it applies, who do you pick? If I am the class monitor and I have free reign over deciding a punishment over the entire class, will I punish my friends or will I punish those who complain to the teacher? Right? Because it's a virtual unlimited power of determination, application, and then enforcement. And the enforcement is completely internalized within the government. I anticipate press stories will come out saying that the bill promotes a form of self-regulation. Mandatory required regulation is not self-regulation by its very definition and meaning of the English language. If you require somebody to do something through law and if a penalty follows, it's not self-regulation, right? But the government wants you to do that as broadcasters. Then it says join a voluntary organization, which will then determine these grievances and determine if you as a broadcaster are in compliance. This is the second level of what they call as self-regulation. What's at the third level? The third level is a body which has been constituted by it, which it calls the Broadcasting Advisory Council. Place emphasis on advisory. This composition, the composition of this is as per a chairperson with 25 years experience, direct appointment by the central government, which the minister, Mr. Vaishnav, may like, no appointment conditions, no selection committee, 5 people who they say are independent and have knowledge about media, diversity, caste, social affairs, but 5 serving officers of various ministries. Everyone is picked by the central government. Their tenures also start and end as per notification by the central government, thereby no security of tenure. And beyond the appointment, composition, removal, or the absence of a selection body, it does not have corporate personhood. What is corporate personhood? When you make a regulatory body like SEBI, like TDSAT, TRAI, you give it corporate personhood, which means that you will exist independent of the central government. This is not such there's no such independent incorporation. And finally, I said, pay attention to the word advisory in Broadcasting Advisory Committee. It only advises the central government and its advice is not binding. So ultimately, the decision is still taken by the minister and the secretary. Now, these powers which are there then link to 3 kinds of violations. One are criminal prosecutions under Schedule 1 with fines as per the draft. The second are violations other than the program code, which are under Schedule 2. And then there are violations of the program code. The penalties are diverse under this act. They can be censure in the nature of apology scrolls,
warnings, advisories. They can be removals. They can be monetary fines. And much of this is left to be determined when it's not a criminal prosecution. By whom? The Ministry of Information and Broadcasting. I would like to end this by saying again and re-emphasize, when the act applies to all, it is only enforced against those who seem to be within your field of view and causing inconvenience to your political interest. This is not how regulatory design is done of media regulation anywhere in the world except in authoritarian countries. What is the recourse that I would have as a broadcaster? Writ petitions. Yeah. Go to the court. I think unless there's anything else that any of you would like to raise, we can open up to questions. Please open it. Ji. Also, to mention who you have a question to. One mic can be given there. Thanks. This is a question to Apar. Because we are discussing a bill that many of us have not seen, or if we've seen, we don't know if that's the actual one. What you described about millions of social media users having to register with the government, that seems really alarming, if not perhaps even farcical. But can you just read out the relevant excerpt, because it seems just unbelievable that the government would want millions of social media users to register with the government, including giving up the pseudonym. Thanks. I was anticipating this and similar questions, given that a draft of the bill has not been made public officially by the government. The unofficial draft, which is circulating and has not been denied by the government, as well as press reports, have been analyzed by me in a legal note, which I published prior to this press conference. Paragraphs 3.1, 3.2, 3.3 will answer your queries. They broadly reference the specific clauses of the open access unofficial draft. For content creators which are classified as OTTs, there are qualification criteria which are very vague of curation, and then of carrying on anything as a profession or a vocation, which can mean anything, because young people today always say that social media for them may be an online presence, but many also say it's a side hustle, right? So there's no limitation criteria of part-time, etc., which is placed. I've reasoned all of that. For digital news broadcasters also, I've reasoned how they have been defined. And one thing which is very important, which people may forget, is that it applies to text, not only audiovisual, excluding e-replica of newspapers. My question is going to be specific to not just the right to create, but also the right to consume. Because if and when this comes into force, not just the creating pattern will change, but also the content will change, and accordingly the consumption pattern is going to change. So isn't this also an attack on our right to consume and not just our right to create? Anybody who would want to answer it. I'll quickly answer this, and I would not be answering further questions. So this is the last legal intervention. The right to receive information is inherent to the right to freedom of speech and expression. It's been recognized by the Supreme Court. So the right to consume, as you say, content is actually the right to receive information when placed in language which fits constitutional adjudication. There are a long list of case law on this, such as the Secretary Information Broadcasting versus the Cricket Association of Bengal, etc., etc. And the Supreme Court has consistently held it. In the note which I published today, and I referred to it in my Hindi remarks earlier, it's on the India Law and Technology blog, but it's also there on my social media where you will find it much more easily. And I hope this law does not require me to register at a later date. So what I've stated very, very clearly on content creators is that while my note
presents an analysis of the sensorial power over content creators, it fails to take into account the rich diversity of how content stacks up on each other and builds. So take, for instance, the recent viral rap song Big Dogs by Bengaluru-based rapper Hanuman Kind. Now, the discovery of this song has primarily been facilitated through his YouTube channel, which has 27 million hits. It has broken into the Billboard Hot 100 charts, making it possibly India's first rap hit. It has now been used across social media by thousands of individuals as pop culture references to showcase their products, skills, daily experiences. This rich diversity of what the internet allows us will be throttled by the Broadcasting Services Regulation Bill. Why? Rap music has been accepted, has an accepted cultural practice of using cuss words. Further, the music video shows automobile and bike stunts by circus performers, which may be considered risky. How will Hanuman Kind do this compliance? Will he be not inconsistent with a program code which has phrases such as good taste, half-truths, anti-national attitude, snobbish attitude, suggestive, repulsive? And who will determine that? A secretary of the Ministry of Information and Broadcasting. So definitely, according to me, when you take cultural existing practices, social practices with regard to how Gen Z uses the internet and juxtapose it with the Broadcasting Services Regulation Bill, it just does not fit. And I don't think so it will. Just one quick thing I'll confirm from what you said. Snobbish attitude is an actual word in it? Yes, in the program code. You can go read it. Nikhil, you were shaking your head. Was there something that you had to say? I need to see what there was in one Any other? Anyone else? मेरा सवाल अपार से है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन भी है, कुछ एम्बिग्यूटी भी है। जैसे चैनल्स जो चलते हैं इंडिया में, जो रेगुलेट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से, उसमें सेल्फ रेगुलेशन का एक प्रोविजन उन लोगों ने बनाया। सारे प्रमोटर्स ने एक बॉडी बना दी एनबीए से, जिसमें एक रिटायर्ड कोई जस्टिस होते हैं, कभी एसवाई कुरैशी थे, कुछ सिविल सोसाइटीज के लोग थे, एक दो उसमें एडिटर्स होते, 6-7 लोगों की बॉडी होती है। कोई कंप्लेन अगर करता है कंटेंट से, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी उस बॉडी को भेजता है, और वो बॉडी अपने हिसाब से जो भी मैनेज करती है, कुछ पनिशमेंट है 50,000 1 लाख, उसकी वैल्यू नहीं है, वो अलग बात है, बट एक उनके लिए सेफ गार्ड है कहें तो उसके लिए। और उसके अलावा चैनल को अगर कोई चैनल किसी ढंग से ऐसा कंटेंट चलाता है जो रेगुलेशन के अगेंस्ट है, उसके लाइसेंसिंग प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन अभी तक एक एनडीटीवी के खिलाफ हुआ और कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं, चाहे कुछ भी चैनल पर चले। मैं समझना चाहूंगा जो रवीश भी जिसका इशारा कर रहे थे, जिस खतरे का, कि उस खतरे को समझना चाहते हैं। जैसे इसमें आ रहा है कि कोई ऐसी कमेटी होगी, अप्रूवल कमेटी होगी, क्या कंटेंट कोई यूट्यूब पर मैं या कोई भी अपलोड कर रहे हैं, क्या पहले उसके अप्रूवल की कोई बात आ रही है क्या, ये थोड़ा समझना चाहते हैं। और दूसरा कि वो कमेटी अगर कंप्लेन कोई करता है हमारे खिलाफ, तो फिर जिस कमेटी में जाएगी उस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। जैसे मैंने कहा, वहां सेल्फ रेगुलेशन से बच सकते हैं। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ कि फिर तो कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज किया जा सकता है। जो ब्रॉडकास्ट इतने चैनल हो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है, वो सेल्फ रेगुलेशन की आड़ में बचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बार बात गई, चाहे सुदर्शन टीवी हो, चाहे दर्जनों चैनल हो, बट कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सरकार डिफेंड करती है कि उनके पास सेल्फ रेगुलेशन के लिए एक बॉडी है, कहने के लिए उसमें एक रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट। तो जरा इसको समझाइए। मैं बहुत जल्दी इस पे आपने 3 प्रश्न पूछे हैं, मैं जल्दी इस पे आंसर दे दूंगा। सबसे पहली चीज, जो ज्यादातर इंडस्ट्री एसोसिएशनें हैं वो इस बिल के खिलाफ है। उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो इस सरकार के प्रस्ताव में वो हाँ बोले, और ये बहुत सही तरीके से, मतलब लिखित में स्पष्ट हो जाता है। आप अगर ब्रॉडकास्टिंग बिल जो पिछले साल नवंबर में जिसको कंसल्टेशन में डाला गया, अगर उसकी पब्लिक कमेंट्स पढ़ें, तो एक बॉडी है द
द एशिया वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन, वो बोल रही है कि TRAI भी एक नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी के बारे में सोच रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने हमसे पूछा कि हमें कंसल्टेशन करे, उन्होंने आपको इनपुट्स भी भेज दिए, तो आप ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पहले क्यों नहीं बना रहे? कानून क्यों पहले बनाना चाह रहे हैं? पहले सरकार नीति बनाती है, सोच डालती है, पॉलिसी बनाती है, उसके बाद वो एक कानून लाती है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला है, ये इंडस्ट्री एसोसिएशन है बोलती है। और दूसरी इंडस्ट्री एसोसिएशन जो BCCC से जुड़ी हुई है वो IDBF है, उसका कंसल्टेशन रिस्पॉन्स और प्रेस स्टोरी मीडिया नामा पे भी है जो निखिल ने पब्लिश किया है। वो भी कह रही है कि हमारी जो इंटरनल प्रैक्टिसेस है, जिसमें हम स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस डिपार्टमेंट बिठाते हैं, सेल्फ रेगुलेशन है, हम मानते हैं बिल्कुल सही नहीं है, पर कुछ काम तो कर रही है। आप सबको बिल्कुल एक OTT प्लेटफॉर्मों पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं करते, वो काम नहीं करते जो हम करते हैं। तो इस पे सरकार का जवाब तो मैंने अभी तक सुने नहीं है। दूसरी चीज आप ये पूछ रहे थे, ये जो कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी है, इसका सर मैंने अपने नोट में सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, जिसमें मैं ये चारों भाग जो हैं, जो मैं 4 टायर्ड रेगुलेशन बोल रहा हूँ, डाल रहे हैं, वो समझाया है। इसमें पैराग्राफ 6.1, 6.2 और 6.3 में मैंने ये समझाया है कि कैसे लागू होगा। जो कंटेंट सर्टिफिकेशन कमिटी जो होगी, कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी जो होगी, वो ब्रॉडकास्टर मतलब आप खुद स्थापित करेंगे, उसमें आप खुद चुनेंगे कि कौन लोग बैठेंगे, पर आपको सरकार को बताना पड़ेगा कि कौन लोग बैठेंगे। हाँ, वो है थोड़ा, उसमें बताया गया है कि आपको ऐसे लोग रखने चाहिए जिनको अलग अलग सोशल ग्रुप्स, विमेन चाइल्ड वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज का ज्ञान हो। पहले चरण में जब 2023 का बिल आया था, बोला था कि इन ग्रुप्स के लोग डालो। अब है जिनको इन चीजों की बातों के बारे में पता हो, तो आप चुनेंगे तो वो हर प्रोग्राम से पहले न्यूज करंट अफेयर्स नहीं, पर अगर कुछ और बना दे, वो एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, वो सरकार तय करेगी कैसा सर्टिफिकेट होगा। आपको अपने पास वो सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, और कोई भी सरकारी ऑफिसर, यही नहीं कि मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, स्टेट गवर्नमेंट का हो, मतलब कोई भी हो, वो आपसे सर्टिफिकेट कभी भी मांग सकता है। दिखाइए कहाँ था, ठीक है। वो सिर्फ पहला हिस्सा है इसके कंप्लायंस का। मैं इसी पे अंत करता हूं, पर ज्यादा मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन अपने नोट में डाला है, आप देख लेना। अगर ऐसा होता है तो ये कंप्लाइन करेगा, तो जो चैनल नहीं चल रहे, जो लाइसेंसिंग एक्ट के तहत चल रहे, वहां तो ऐसा कुछ लागू नहीं हो रहा। तो ये क्या कोर्ट ऑफ लॉ की बात दिखती है क्या? एक इंडिविजुअल जो कहीं पटना में, गोरखपुर में 10,000 सब्सक्राइबर, मैंने पढ़ा था मीडिया नामा में भी, इससे मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि बाकी लोगों को भी समझ में आए। ये बड़ा खतरा है कि कैसे पटना में, गोरखपुर में, कहीं भी आपके उसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो कैसे मुमकिन है कमेटी बनेगी, उसमें SCBO और अलग अलग सोसाइटी साइड के एजुकेशन भी हो, और उसके पहले देखो 25 साल 30 साल। देखिए प्रश्न मेरे लिए नहीं है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तभी तो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरी समझ के आगे है ये क्या करना चाह रहे हैं। मेरी समझ के से तो एक ही चीज है, जब कोई भी ये नहीं कर पाएगा तो उन लोगों को चुनेंगे जो वो पसंद नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही इंटेंशन है कि मिनिस्टर साहब हमारे साथ डिस्कशन के लिए, डिजीपब को, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, let's meet and let's answer some of these questions. Maybe there are reasonable answers. So from what you say, they don't seem to be. और कोई सवाल? Thank you so much.